Hello and welcome, dear students. My name is Rachna. To help you all with the history and chronology of English literature, I'm back again and I welcome you all to my YouTube channel English Bliss. I am creating this video on students' demand because students ने डिमांड करी थी कि मैम कुछ क्रैश कोर्स जैसा कुछ लेकर के आइए ऑन इंग्लिश लिटरेचर. So I'm here to help you out with my small crash course kind of a thing, right? So I'm just trying to help you. And one more thing, history of English literature is the backbone. If you are either preparing for your post graduation, graduation, for any exams like UGC NET, GATE, CUET, PG, PhD entrance exams, or anything, if you are planning in English literature, then history of English literature becomes crucial. So the first thing we are going to start with the introduction, right? But before I move ahead, let me just request everyone. So those who are visiting the channel for the first time, kindly subscribe to my channel and also like and share with your friends. As on my channel, you're going to get many new things. You will see many classes which will help you in your examination. You are going to get that. All right. So let's start with the introduction first. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिटरेचर क्या होता है. वैसे तो कहा जाता है कि लिटरेचर जो होता है दैट इज मिरर ऑफ द सोसाइटी. ये हमारी सोसाइटी का मिरर होता है. मतलब जो हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है वही हमारा जो लिटरेचर होता है वो हमें दिखाता है. ये जो लिटरेचर शब्द है ये आया हुआ है लिटेरेचुरा नाम के शब्द से. और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑर्गेनाइज्ड लेटर्स एज राइटिंग. तो मतलब किसी भी लिखित फॉर्म में जो है लिखे हुए जो लेटर्स होते हैं जो कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं. लिटरेचर का मीनिंग ये होता है. ठीक है. इसके जॉनरास की अगर हम बात करें तो दैट इज डिवाइडेड इनटू पोएट्री, ठीक है, नॉवेल, ड्रामा, फिक्शन. नॉन फिक्शन का नाम आपने सुना होगा. ठीक है. तो फिक्शन वो होता है जिसके अंदर बेसिकली कोई स्टोरी होती है. तो नॉवल कैन बी पार्ट ऑफ फिक्शन. और इसके अलावा नॉन फिक्शन भी होता है. तो नॉन फिक्शन का मतलब होता है विच डज नॉट कैरी एनी स्टोरी इन इट, बट एक जनरल कुछ बताने के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है. जैसे कि ऐसे हो गया या फिर कोई ट्रेवलॉग हो गया या फिर कोई मेमोर हो गया. तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी नॉन फिक्शन के अंदर आ जाती हैं. अगर हम लिटरेचर का क्लासिफिकेशन देखें, अगर लिटरेचर का जो क्लासिफिकेशन होता है तो वो किस बेसिस पे किया जाता है. बेसिकली लैंग्वेज के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है. हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड के बेसिस पे भी इसका जो है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एजेस में अगर हम जब जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एजेस में हमें डिफरेंट डिफरेंट जो जॉनरा है वो देखने मिलेगा. बहुत सारी चीजें जो है डिफर करती हैं वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. जॉनरा है, जॉनरा के बेसिस पे. और है सब्जेक्ट मैटर. ठीक है. तो इन सारी चीजों पे जो है एक जो लिटरेचर होता है वो वैरी करता है. ये इन पार्ट्स में क्लासिफाइड है. पहले क्या होता था, पहले एक्चुअली लिटरेचर का जो हम इस्तेमाल करते थे वो पहले हुआ करता था एंटरटेनमेंट के लिए, राइट. और अब जो है बाद में धीरे धीरे चीजें बदली और ये जो है रिफॉर्म्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा. तो रिफॉर्म्स किसका किया जाएगा, सोशल इशू अगर है कोई तो उसकी. अब देखो आप, पहले जो है, पहले जब हम छोटे थे तो कैसी मूवीज बना करती थी बिल्कुल प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए. कुछ कुछ मूवीज या फिर कुछ लिटरेचर का पार्ट जो है वो सोशल इश्यूज के साथ भी डील करता था. लेकिन जो मेजर था पहले एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करता था, जैसे गोविंदा की मूवीज हो रही हैं वगैरह वगैरह. और बाद में अब आजकल क्या चल रहा है, आजकल ज्यादातर सोशल इश्यूज को रिफॉर्म करने वाली चीजें ज्यादा हो रही हैं. ठीक है. तो ये रहा इंट्रोडक्शन लिटरेचर का. और हम जो है कौन सी सोसाइटी का
लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं तो इंग्लिश, राइट? तो यहाँ पर जो इंग्लिश लोग हैं यानी कि ब्रिटिश लोग हैं, इनकी सोसाइटी में क्या-क्या हो रहा था, उसका जो हिस्ट्री है, हम उसको देखेंगे, राइट? तो इंग्लिश लिटरेचर हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो जो एजेस का क्लासिफिकेशन है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मिल सकता है, राइट? सो बिफोर आई क्लासिफाइड द एजेस, सो लेट मी टॉक अबाउट द बुक्स फर्स्ट। तो आप जो है यहाँ पर कौन कौन सी बुक ले सकते हैं जस्ट फॉर द रेफरेंस इफ यू वांट। ठीक है, बाकी ये कंप्लीटली ऑप्शनल है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग। तो आपको सारा कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट? यू नो नीड टू बाई एनी एक्स्ट्रा बुक। बट अगेन कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि हमें बुक से पढ़ना है, तो उनके लिए ये है। और आप इसको वैसे भी रेफर कर सकते हैं नॉर्मली इफ यू वांट। और दूसरी बुक है विलियम हेनरी हडसन की। तो लेट मी राइट हडसन हियर। उसके अलावा राउटलेज की बुक आती है। राउटलेज की बुक है हिस्ट्री के लिए, आप प्रेफर कर सकते हैं। डेविड डाइचेस की बुक आती है। राइट, इतने जो हैं इनफ है, आप कोई भी बुक जो है ले सकते हैं और इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो नीड। और फर्दर हम यहाँ पर देखेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ एजेस है, तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके की जो क्लासिफिकेशन है वो बता देती हूँ। अगेन थोड़ा बहुत जो ईयर्स होता है इसका ओवरलैप आपको हो सकता है देखने मिलेगा। ठीक है? तो पहला हम देख लेते हैं, तो पहले जो है क्लासिकल पीरियड को भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, बट आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि जो सेकंड मैं बात करूँगी सेकंड पार्ट में, वो जो है उसको आपको याद रखना है। ये आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो क्लासिकल पीरियड है, फर्स्ट पीरियड जो है वो क्लासिकल पीरियड है और इसके अंदर आपको जो है सब पीरियड्स भी देखने मिलेंगे, ठीक है? तो क्लासिकल पीरियड वाज़ एन ओल्ड पीरियड और इसके अंदर आपको जैसे कि होमरिक या फिर हीरोइक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1200 से 800 बीसीई। और इसी में दूसरा है क्लासिकल ग्रीक पीरियड और इसका टाइम पीरियड है 800 टू 200 बीसीई। हो सकता है ये जो है वीडियो में शायद कोने पर ये कट जाए, बट डोंट वरी, साइमल्टेनियसली आई एम स्पीकिंग आल्सो। और जो थर्ड है वो है क्लासिकल रोमन पीरियड और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 200 बीसीई से लेकर के 455 बीसीई। ठीक है? और फोर्थ जो है वो पैट्रिस्टिक पीरियड है, पैट्रिस्टिक पीरियड। और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज सरका 70। सरका मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, सरका मतलब द टाइम इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है? मतलब कि एग्जैक्ट जो डेट है या फिर ईयर है वो नहीं पता है, इसलिए सरका लगाते हैं, ठीक है? तो ये 4 है। वन थिंग आल्सो लेट मी टेल यू कि जो क्लासिकल पीरियड है, इससे हमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस देखने नहीं मिलते हैं। सेकंड जो हमारा एक ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, उससे भी हमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने मिलते हैं। चौसर से जो है स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बट अगर आप इस जो हिस्ट्री है अगर आप इसको डेप्थ में जानते रहेंगे, तो ये आपको एक अच्छी नॉलेज भी देगा और दूसरी जो बात होती है कि ये आपको अदर स्टूडेंट के कंपैरिज़न में एक डेप्थ नॉलेज के साथ एक एज भी देगा कॉम्पिटिशन में। ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट है क्लासिकल पीरियड। और मैं सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड जो है, सेकंड इज़ मिडीवल पीरियड। मिडीवल पीरियड और इसके भी 2 सब पार्ट हैं। पहला है द ओल्ड इंग्लिश, जिसको हम एंग्लो सैक्सन के नाम से भी जानते हैं। इसको कहते हैं द ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सैक्सन, राइट? इसका टाइम पीरियड है 423 से लेकर के 1066 सीई।
कहीं-कहीं पर ये एज आपको 455 से लेकर के 1066 सीई देखने मिलेगा एंड दैट इज़ आल्सो करेक्ट। और दूसरा है द मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड है यहाँ पर और इसको क्या कहा जाता है? इसको एंग्लो नॉर्मन कहा जाता है। ठीक है, आई एम राइटिंग ए हियर और उसके बाद नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1066 से लेकर के 1450 सीई तक। ठीक है, तो ये मिडिल इंग्लिश है और यहीं पर जो चौसर हैं उनका जन्म होता है मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर एंड देन इंग्लिश को एक नई डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, पहले जो क्लासिकल पीरियड है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस वर वेरी प्रीडोमिनेंट, राइट? जो मिडिल पीरियड है यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है यानी कि यहाँ से जो इंग्लिश है वो स्टार्ट हो गई थी। तो रीज़न क्या है क्वेश्चन पूछने का? यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज़ जो एग्ज़ामिनर है वो मेनली ही इज़ फोकसिंग ऑन इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ओनली, इंग्लिश लिटरेचर, ओके? तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है इसको एंग्लो सैक्सन कहा जाता था और मिडिल इंग्लिश को एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे है रेनेसाँ। रेनेसाँ जो है ये भी आगे कुछ इसकी भी सब पार्ट्स हैं। तो रेनेसाँ बेसिकली इसकी इटली में शुरुआत हुई थी। बेसिकली इसको नवयुग के नाम से जाना जाता है। यानी कि समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन इन द सोसाइटी। तो रेनेसाँ एंड रिफॉर्मेशन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, रेनेसाँ एंड रिफॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर मैं बात करूँ तो ये दोनों ही रेनेसाँ एंड रिफॉर्मेशन जो हैं, ये आगे भी 4-5 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो इसको मैं अगर बोलूँ अर्ली ट्यूडर पीरियड, तो अर्ली ट्यूडर में हू वाज़ द किंग जो क्वीन एलिज़ाबेथ द फर्स्ट के फादर थे, ही वाज़ एक्चुअली रूलिंग, राइट? तो यहाँ पर इसको भी कैटेगराइज़ कर दिया गया है, आई मीन डिवाइड कर दिया गया है। तो इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज़ 1485 से लेकर के 1558 तक। उसके बाद क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो क्वीन बनती हैं और इनका जो पीरियड है दैट इज़ एलिज़ाबेथन एज कहा जाता है इनको। दैट वाज़ आल्सो नोन एज़ गोल्डन पीरियड ऑफ द लिटरेचर। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 1558 से लेकर के दैट वाज़ टिल 1603 तक। जब क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जेम्स द फर्स्ट वो आते हैं और उनके एज को क्या बोला जाता है? जैकोबियन एज बोला जाता है 1603 से 1625 तक। ठीक है, जेम्स के बाद फिर उनका बेटा चार्ल्स द फर्स्ट आता है एंड दैट पीरियड इज नोन एज कैरोलाइन एज। और ये जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1625 से लेकर के 1649। चार्ल्स द फर्स्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा अय्याश टाइप का रहता है तो इस वजह से जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो वहां पर विद्रोह हो जाता है, कुछ सिविल वॉर्स भी होते हैं, राइट? तो उसके बाद का जो टाइम रहता है ओलिवर क्रॉमवेल वाज एक्चुअली हेडिंग। तो कॉमनवेल्थ पीरियड या फिर इसको बोला जाता है प्यूरिटन इंटररेग्नम। प्यूरिटन इंटररेग्नम यानी कि ब्रेक था ये एक तरीके का। और इसका जो टाइम पीरियड है दैट वाज 1649 से लेकर के 1660। ठीक है, और यहाँ पर जकोबियन, कैरोलिन एंड जो कॉमनवेल्थ ये तीनों हैं, इन तीनों ही एज को अगर हम कंबाइनली बोले तो हम इसको प्यूरिटन एज के नाम से भी जानते हैं। तो प्यूरिटन एज में आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ रखी है, आपको पता होगा कि ये जो प्यूरिटन एज है इसमें मिल्टन वाज अ प्रीडोमिनेंट फिगर और यहाँ पर 1600 से लेकर के 1660 तक का जो टाइम पीरियड है वो प्यूरिटन एज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है द एनलाइटनमेंट एज आती है जिसको कि नियो क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है। जिसको किस नाम से जाना जाता है? नियो क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। और ये भी जो है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
तो 3 पार्ट्स में कौन-कौन सा है? पहला है रेस्टोरेशन, तो रेस्टोरेशन पीरियड है। तो कैसे रिस्टोर होती है मोनार्की? रेस्टोरेशन पीरियड का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1660 से लेकर के दैट वाज़ 1700 और जो सेकंड है दैट इज़ ऑगस्टन पीरियड जो कि शुरू होता है 1700 से लेकर के 1745 तक। और जो थर्ड है सब पार्ट इसका, इसको जो है कहा जाता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी और जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है इसका टाइम पीरियड है 1745 से लेकर के 1785 तक। तो न्यू क्लासिकल की अगर मैं बात करूँ तो न्यू क्लासिकल का जो एज है दैट इज़ फ्रॉम 1660 से लेकर के 1785 तक पूरा। एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसमें जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे ही वाज़ अ वेरी प्रोमिनेंट अगेन राइटिंग एंड जो एज है वो पूरी उन्होंने इन्फ्लुएंस करी है। ठीक है? तो इन तीनों ही पीरियड्स में पर्टिकुलर जो राइटर थे तो इनको इनको इस नाम से भी जाना जाता है एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप, एज ऑफ जॉनसन। इन 3 नाम से भी इनको जाना जाता है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5th नंबर पे जो है रोमांटिक एज जिसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1798 से लेकर के 1837 तक। तो ये काफ़ी सिंपल एज है एंड यू विल आल्सो लाइक दैट। और 6th नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो विक्टोरियन एज जिसका टाइम पीरियड है 1837 से लेकर के 1901 तक। आगे जो है 7th मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एडवर्डियन एडवर्डियन एज और एडवर्डियन पीरियड जिसका टाइम पीरियड है 1902 से लेकर के 1914 और जो सेकंड है वो है जॉर्जियन जॉर्जियन एज टाइम पीरियड 1910 से लेकर के 1936। ठीक है, यहाँ पर आपको 1914 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 1910 दिख रहा है। तो लेट मी टेल यू समटाइम्स जो हमारा एज है, जो पीरियड है दैट इज़ ओवरलैपिंग आल्सो। उसके बारे में मैं अभी बात करूँगी आप लोगों से। सो 8th जो है ये क्या है? पोस्ट मॉडर्न एज है। पोस्ट मॉडर्न एज जो कि जिसको हम कंटेम्पररी एज भी बोलते हैं। कंटेम्पररी पीरियड या कंटेम्पररी एज जो कि शुरू होता है 1945 से लेकर के प्रेजेंट डे तक। ठीक है? तो वन मोर थिंग कि यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग चल रही है, तो ये आपको शायद हर एज में देखने मिलेगा। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल उठाती हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बर्थ है दैट वाज़ 1770 और इनकी डेथ होती है 1850 में। ठीक है? तो ही वाज़ अ रोमांटिक एज पोएट। इनका जो वर्क है वो रोमांटिसिज़्म को ज़्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। हालाँकि 1850 में भी अगर हम देखें तो 1850 में ही वाज़ इंटू विक्टोरियन एज। तो बट इनके जो वर्क्स हैं, उसको हम विक्टोरियन एज में काउंट नहीं करते हैं, हम रोमांटिक एज में ही काउंट करते हैं। ही वाज़ आल्सो राइटिंग इन विक्टोरियन एज बट जो वर्क है वो होल्ली एंड सोल्ली बिलॉन्ग्स टू रोमांटिक एज ओनली। तो इस तरीके का जो ओवरलैप है, ये आपको हो सकता है देखने मिले काफ़ी बट उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क एज़ सच नहीं पड़ता है। दूसरी जो चीज़ मुझे आपको बतानी है वो ये है कि कोई भी लिटरेचर होता है उसको हमें पढ़ना किस तरीके से है। लेट मी ड्रॉ वन पिक्चर हियर। तो यहाँ पर 3 सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो पहला जो है पॉलिटिकल सिस्टम क्या है?
ठीक है? पॉलिटिकल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कि किंग कौन है, क्वीन कौन है, व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम दे आर इनटू, पॉलिटिकल सिस्टम को हमें ध्यान में रखना है। किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो दूसरा जो है वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस प्लेस की? और जो थर्ड है वो है रिलीजियस। ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें जो है किसी भी प्लेस के या फिर किसी भी सोसाइटी के लिटरेचर को पढ़ना होता है, तभी वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो आने वाली जो आगे जो वीडियो है उसमें मैं करने क्या वाली हूँ, एवरी द फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू दैट एवरीथिंग एंड टू एंड कैन नॉट बी कवर्ड बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम ओनली गिविंग यू काइंड ऑफ अ रोड मैप, और उसमें मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कवर कर दूँगी और वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है? तो पर्टिकुलर एज में जो है उस टाइम पर इम्पोर्टेंट इवेंट्स कौन-कौन से हुए हैं, मेजर राइटर्स कौन-कौन से हैं, मेजर राइटर के वर्क्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन सा जॉनरा उस टाइम पर प्रिवेलेंट था। तो ये सारी चीज़ें मैं पर्टिकुलर एज को लेते हुए उसको डिस्कस करती चली जाऊँगी मैं, और हम इसको डिस्कस करेंगे टिल पोस्ट मॉडर्न एज तक। तो जो हिस्ट्री है आपकी वो यहाँ से पूरी कवर हो जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा ज़रूर, बट ट्राई टू कवर इट मैक्सिमम, राइट? तो इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। तो एज़ आई टोल्ड यू कि जो एजेस हैं, वो मैं 2 तरीके से आपको बाँट करके दिखाऊँगी। तो पहले हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? तो वो चाहे तो आप रेफ़र कर सकते हैं, बट आपको ये वाला जो है, ये ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है, इसका टाइम पीरियड मैं लिख देती हूँ। और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 455 से लेकर के 1000 एडी, और उसके बाद 1066 से लेकर के जो 1500 एडी, और रेनेसा जो है 1558 से लेकर के, इसको हम जो है रेस्टोरेशन तक मान लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अगेन फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एलिजाबेथन, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, एंड देन कॉमनवेल्थ या फिर प्यूरिटन इंटररेग्नम। न्यू क्लासिकल की अगर मैं बात करूं तो ये जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगेन इसको हम ले सकते हैं 1660 से लेकर के 1785 तक, या फिर 1798 तक भी हम इसको ले सकते हैं। रोमांटिक पीरियड सेम पीरियड रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगी, आई मीन 1798 से लेकर के 1837 तक। 1837 में क्वीन विक्टोरिया बिकेम क्वीन, या फिर उन्होंने थ्रोन असेंड किया था। 1830 से लेकर के 1901 तक, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड है 1901 से लेकर के 1945 तक का टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं। और 1945 से लेकर के 19 सॉरी प्रेजेंट डे, 1945 से लेकर के प्रेजेंट डे का जो टाइम है हम उसको पोस्ट मॉडर्न एज में गिनते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन है, राइट? समटाइम्स आपसे जो है वो प्रीवियस क्लासिफिकेशन जो मैंने करी है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समटाइम्स यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप द थिंग्स इन योर माइंड बोथ द टाइम पीरियड्स, राइट? वो थोड़ा डिटेल में है और ये थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी है। तो बेसिकली जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो मैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग मैं जो हिस्ट्री है उसको कवर करने वाली हूँ। बट अगेन टाइम पीरियड जो है वो आप अपने माइंड में पीछे वाली भी रखिएगा, ठीक है? ओके, अब जो है द फर्स्ट पीरियड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, जो पहला पीरियड होने वाला है दैट इज योर द ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं हम जिसको। ओके, बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस एज, उसके पहले हमें जो इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले जो इंग्लैंड था ऑब्वियसली इट वाज एन आइलैंड, बट उस टाइम पे ये एक ऐसा आइलैंड था, ये एक बैरन आइलैंड था, वहाँ पर कोई रहता नहीं था। तो वहाँ पर जो आस-पास की जगह है, आस-पास की जो कंट्री है, जो यूरोपियन प्लेसेस है, वहाँ से जो लोग लोग हैं, जो ट्राइब्स थी वहाँ की,
लोगों ने क्या किया, वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू किया, वहाँ पे अटैक करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले जो केल्ट्स हैं, ब्रिटॉन एंड गायल्स, वो जो है 55 बीसी में वो सबसे पहले इंग्लैंड में मूव करते हैं, ठीक है? उसके बाद रोमन कॉन्क्वेस्ट होता है और 55 बीसी से 407 एडी तक वो जो है वो वहाँ पर राज करते हैं। उसके बाद 3 जर्मैनिक ट्राइब्स होती हैं जिनका नाम होता है एंगल, सैक्सन एंड जूट्स। तो ये 3 जो ट्राइब्स होती हैं ये अटैक करती हैं, राइट? और इस जो ये इन्वेजन था इसको जाना जाता था एंग्लो सैक्सन इन्वेजन के नाम से। इसके बाद जो है वाइकिंग्स ने अटैक किया था 1787 से 1066 तक, और वाइकिंग्स के बाद जो है नॉर्मन्स ने इन्वेड किया था उस प्लेस को। और जो इसके बाद आने वाला जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मन सॉरी एंग्लो नॉर्मन पीरियड या फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से जो है इंग्लिश की धीरे-धीरे शुरुआत होती है। ये जो एंग्लो शब्द है, इसी से आगे चल के जो है इंग्लैंड बना, ठीक है? और इसी से फिर आगे चल कर के इंग्लिश आई। तो इसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, जैसे कि जो 3 ट्राइब्स थी बेसिकली, इन तीनों ट्राइब्स का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। वो चीज़ें जो है आपको जाननी चाहिए वो मैं आपको स्टोरी के थ्रू बता दे रही हूँ। लेकिन जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी, आई विल सिंपली राइट इट डाउन हियर। तो जो 3 ट्राइब्स थी और कौन-सी ट्राइब थी? 3 जर्मैनिक ट्राइब्स थी, राइट? तो ये जर्मनी से आई थी जर्मैनिक ट्राइब्स, और इन तीनों का नाम क्या था ये पूछ लिया जाता है। तो द फर्स्ट इज़ एंगर, और सेकंड है जूट्स, और थर्ड है सैक्सन। ठीक है, तो एंगल, सैक्सन एंड जूट्स ये 3 जर्मैनिक ट्राइब थी। ये अपने साथ क्या-क्या लेकर के आते हैं? तो ये अपने साथ में जर्मैनिक मीटर लेकर के आते हैं, राइट? सो दे यूज्ड टू राइट पोएट्री एंड एवरीथिंग। तो ये अपने जर्मैनिक मीटर को इस्तेमाल किया करते थे वर्क्स के अंदर, और इसी के साथ ये लैटिन लैंग्वेज, लैटिन एंड केल्टिक लैंग्वेज को ये लेकर के आते हैं, और जो बाद में क्या बनती है, यही आगे चल के इंग्लिश का फॉर्म लेती है। क्योंकि बहुत सारा जो वर्ड्स है आप देखेंगे लैटिन एंड ग्रीक से डायरेक्टली इन लोगों ने क्या किया था, बोरो किया था, फिर जो कि इंग्लिश के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो वर्क्स किस तरीके के लिखे जाते थे, वर्क्स की मैं बात करूँ तो हीरोइक ट्रेडिशन होता था ओल्ड इंग्लिश में। यानी कि जो हीरो होता था उसकी ब्रेवरी के ऊपर बात की जाती थी। हीरोज़ ब्रेवरी। तो बेसिकली दीज़ आर द फीचर्स, ठीक है? तो यहाँ पर हीरोइक ट्रेडिशन जो था वो हीरो की ब्रेवरी को दिखाता था। उस टाइम पर हीरोइक ट्रेडिशन के साथ-साथ जो है एलजीएक ट्रेडिशन भी था। मतलब एलिजी वगैरह भी उस टाइम पर लिखी जा रही थी, बिकॉज़ वॉर्स होती थी जिसमें जो हीरो है उसकी ब्रेवरी का बखान किया जा रहा है, एंड देन मेनी पीपल लूज़ देयर लाइफ आल्सो। ठीक है, तो उस समय पर एल्जियाक ट्रेडिशन भी था। पहले के लोग क्या थे, दे वर बिलीविंग इन द पेगन पेगन बिलीफ्स को फॉलो करते थे। मतलब ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर भगवान को ना फॉलो करके वो ऐसे एक नॉर्मल बिलीफ रखते थे और हर चीज़ की वो पूजा करते थे, और वो किसी पर्टिकुलर प्लेस यानी कि चर्च या मॉस्क वगैरह ये कहीं पर भी ये एज़ सच जाते नहीं थे, ठीक है? तो बाद में क्या होता है कि सेंट ऑगस्टीन ही केम इंटू पिक्चर। इनको भेजा जाता है, जो आयरिश मिशनरीज़ होते हैं वो इनको भेजते हैं सेंट ऑगस्टीन को, तो इन्होंने स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो इन्होंने क्या किया है, क्रिश्चियनिटी को
स्प्रेड किया था एंग्लो सैक्सन्स के बीच में। तो इनका बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली। इंग्लैंड के जो लोग रहते हैं, इंग्लैंड के अंदर जो ट्राइब रहती है, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी तरीके से जो पीस होता है, दैट वाज़ आल्सो केम इनटू द सोसाइटी जो भी उस टाइम पर थी। ठीक है, रिलीजियस वर्क्स की मैं बात करूँ तो वर्क्स उस टाइम पे किस तरीके के लिखे जाते थे। एक तो हीरो की ब्रेवरी को दिखाया जा रहा है, राइट? रिलीजियस वर्क्स लिखे जाते थे, एल्जियाक ट्रेडिशन था। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द राइटर एंड द वर्क्स आल्सो। अच्छा, बिफोर देन दैट लेट मी टेल यू कि एक जो चीज़ थी कि जो डेट है, ठीक है? तो डेट और जो ईयर होता है किसी भी वर्क को लिखने का, या कोई भी जो राइटर है उसका पर्टिकुलर वो कब पैदा हुआ था, कब उसकी डेथ हुई थी, ये सब कुछ हमें पता नहीं चलता है। तो डेट्स को लेकर के भी थोड़ी-सी यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है। किसी-किसी बुक्स में आपको कोई डेट्स और कोई ईयर आपको देखने मिल सकता है, और किसी में जो है वो नहीं भी मिलता है, ठीक है? तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मेनली जो हमारा शुरू होता है वो मिडिल एज से होता है, बट इट डज़न्ट मीन दैट यू इग्नोर द हिस्ट्री। लेट मी टॉक अबाउट राइटर एंड उनके जो वर्क्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। कुछ वर्क्स जो हैं एनोनिमस भी रहे हैं, क्योंकि बहुत ही पुराना टाइम पीरियड है, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो है रूइन हो जाया करती थी, उस तरीके का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था उस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें इसको बहुत ही इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट? तो अगला जो है राइटर एंड उनके वर्क्स को अभी हम देखेंगे फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। राइटर्स और उनकी राइटिंग्स के बारे में बात करने से पहले लेट मी टेल यू, उस समय पर लिटरेचर के 2 फॉर्म्स काफ़ी फेमस थे। एक था आपका पोएट्री और दूसरा था प्रोज़। ठीक है, तो पोएट्स के बारे में हम पहले पोएट्री देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट वर्क है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है बेवुल्फ। ठीक है, बेवुल्फ की समरी आपको करनी है, बहुत ही ईज़ी समरी है, ये 2 पार्ट्स में है, एपिक है, ठीक है? उस टाइम पर जो फॉर्म्स होती थी पोएट्री की, दैट वाज़ इन दी ओरल फॉर्म में होती थी। एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था पोएट्रीज़ के अंदर, ठीक है? ब्रेवरी हो गई, रिलीजियस हो गया, एलेजियाक हो गया, इन सब जो है, इन सब चीज़ों से पोएट्री मिल कर के बनी थी। बेवुल्फ के जो राइटर हैं, बेवुल्फ एक्चुअली अनोनिमसली लिखा हुआ था, ठीक है? इसके राइटर का कुछ भी अता-पता नहीं है। हालाँकि ये हमारे नेट के क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि हू इज़ द राइटर ऑफ बेवुल्फ? तो आंसर इज़ एनोनिमस है। एंड सेकंड अगर मैं बात करूँ, तो सेकंड कैडमन, और इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने हिम्स लिखे हैं, ठीक है? इनके हिम्स काफ़ी फेमस हैं। एंड थर्ड है साइने वुल्फ। साइने वुल्फ ने लिखा है जूलियाना। ये सारे वर्क्स फेमस हैं, और इसके अलावा जो है 4 मैन्युस्क्रिप्ट भी हैं, उस टाइम पर मिले हैं, और उस जिसमें एग्ज़ीटर बुक काफ़ी फेमस है, एग्ज़ीटर बुक है, और आपकी जो है नोवेल कोडेक्स जो है वो फ़ेमस है। एक आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बेवुल्फ है वो कौन से मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट है, तो नोवेल कोडेक्स का पार्ट है। ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है यूजीसी नेट के अंदर, और इसी के साथ-साथ यू विल सी ट्रांसलेशन, प्रोज़ वर्क्स भी आप देखेंगे। अगर प्रोज़ वर्क की मैं बात करूँ तो प्रोज़ में वल्नरेबल बीट थे। 673 से लेकर के 735 तक, और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखी थी, द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये काफी इम्पोर्टेंट है, राइट? और ये आपसे पूछ लिया जाता है।
इसके अलावा किंग अल्फ्रेड जो थे, जो कि सैक्सन के किंग्स थे, जब सैक्सन्स पे अटैक होता है वाइकिंग्स का, तो किंग एल्फ्रेड ही लड़ाई करते हैं और वाइकिंग्स और एंग्लो सैक्सन जो है साथ में रह रहे होते हैं। बट इन दोनों का ही अंत जो है वो 1066 में हो जाता है, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है। ऑलराइट, इसके अलावा दो स्कूल भी थे, स्कूल ऑफ एसेक्स जो कि स्कूल ऑफ सेंट ऑगस्टीन का था, और दूसरा स्कूल था नॉर्थम्ब्रियन स्कूल, द स्कूल ऑफ सेंट एडन। राइट, और जो नॉर्थम्ब्रियन स्कूल में अगर हम देखें तो हमें इसमें वेनरेबल बीड, कैडमॉन, टाइने वुल्फ और किंग एल्फ्रेड जो हैं वो हमें इसका पार्ट ये होते हैं उस टाइम पर, और इन्होंने इसी स्कूल के अंदर बहुत सारे वर्क्स लिखे और प्रोड्यूस किए थे। पहला वाला जो है द स्कूल ऑफ एसेक्स, इसके अंदर सेंट ऑगस्टीन के जितने भी थिंकिंग थी, जो थॉट था उनका, जो भी उन्होंने लोगों को बताया था, वो सब कुछ जो है स्कूल ऑफ एसेक्स के अंदर हमें मिलता है। किंग एल्फ्रेड ने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था ट्रांसलेशंस के ऊपर। राइट, ही वाज अ क्रिश्चियन किंग, और इन्होंने ही बाइबल को जो है ट्रांसलेट करवाया था फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, because he wanted to educate everyone about the Bible and the religion. राइट, तो यहाँ पर किंग अल्फ्रेड के लिए मैं लिख देती हूँ ट्रांसलेशंस पे इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, एंड ही वाज इनटू प्रोज राइटिंग, और ये किस में थे? प्रोज राइटिंग में थे। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट के अलावा एल्फ्रिक नाम के भी एक पर्सन थे, एंड ही वाज आल्सो अनदर प्रोज राइटर। ठीक है, तो अब तक मैंने जितनी बात करी आप लोगों से, दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इसके जो अलावा अगर मैं पोइट्री की मैं बात करूं, तो एग्जीटर बुक के अंदर कुछ वर्क्स हैं जो आ जाते हैं, जैसे कि सी फेरर है, द वैंडरर है, अदर वर्क्स की मैं बात कर रही हूँ। द वैंडरर है, इसके अलावा वाइफ्स लेमेंट है, हस्बैंड मैसेज है, इसके अलावा द रूइन है, एंड द रिडल्स है। इसके अलावा और भी हैं इसमें, बट दीज आर इम्पोर्टेंट वंस। और इसको जो है दिया गया था बिशप एल्फ्रिक के द्वारा ही वाज अ बिशप एक्चुअली, के द्वारा ही एग्जीटर कैथीड्रल को दिया गया था। एंड आगे अगर मैं बात करूं इस टाइम पर क्या क्या चीज़ें जो हैं प्रोमिनेंट थी इस टाइम पर, फीचर्स की मैं बात करूं जो कि लिटरेचर में चल रहे थे, तो फीचर्स की मैं बात करती हूँ। फर्स्ट थिंग विल कम, तो पहला है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है? वी ऑल नो दैट साउंड होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो बार बार रिपीट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पर, कैनिंग। ठीक है, तो दे यूज टू यूज दिस कैनिंग थिंग, तो ये एक तरीके का मेटाफोरिकल फ्रेज होता था। क्या होता था? ये एक मेटाफोरिकल फ्रेज होता था, या फिर कोई कंपाउंड वर्ड होता था, जिसका यूज किया जाता था किसी किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर किसी इवेंट को इनडायरेक्टली नेम करने के लिए, तो उसको कैनिंग कहा जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे कि बुक वॉर्म। तो यहाँ पर बुक प्लस वॉर्म क्या बना? बुक वॉर्म। या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पसंद करता है, तो आप उस पर्सन को बुक वॉर्म नाम दे सकते हैं। तो इसी चीज को कैनिंग बोला गया है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट लेडी, टेंडर बेंडर, तो ये सारे जो हैं कैनिंग के एग्जाम्पल हैं। और इस टाइम पर एलिट्रेशन तो पोइट्री के अंदर यूज हो ही रहा था। इसी के साथ अगर मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की बात करूं, तो लिरिक काफी इस्तेमाल होता था। इस टाइम पर सोनेट का इस्तेमाल किया जा रहा था, एलिजी, ओड वगैरह, ये सब इस टाइम पर थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है,
आगे हम देखेंगे कि ये जो एज थी इसका रिजल्ट क्या हुआ बेसिकली। तो इस एज के आने से रिजल्ट ये होता है, द फर्स्ट थिंग कि इंग्लैंड का, यहाँ पर हम बोलेंगे इंग्लैंड का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, इसको बनाया जाता है, इंग्लैंड बनता है यहाँ पर। पहले क्या था कि 3 ट्राइब्स थी, एंगल सैक्सन एंड जूट्स, और वो जब सेटल डाउन होते हैं तो वो एक ट्राइब के फॉर्म में पहले सेटल होते हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद वो जो है फ्रॉम ट्राइबल टू फ्यूडलिज्म की तरफ, वो एक सोसाइटी फ्रॉम ट्राइबल टू फ्यूडलिज्म में जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे आगे बनती है। थर्ड चीज जो है वो ये है कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो भी बनती है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश भी यहाँ पर एक तरीके से डेवलप कह सकते हैं या फिर मेड कह सकते हैं। तो इस एज के अंत तक आपको ओल्ड इंग्लिश भी देखने मिल जाती है। और इसके अलावा जो फोर्थ चीज थी, सेंट ऑगस्टीन वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सोसाइटी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। पहले लोग क्या कर रहे थे, पहले लोगों का बिलीफ वो जो था पेगन था। दे वर नॉट बिलीविंग ऑन वन सर्टेन थिंग, और कोई चर्च या ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जो है जब सेंट ऑगस्टीन आते हैं, उनकी उन्होंने जो टीचिंग्स दी, उसके बाद लोगों ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। किंग एल्फ्रेड वॉज ऑल्सो क्रिश्चियन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, इससे जो है एक इस प्लेस को एक रिलीजन मिला। ठीक है, और धीरे धीरे अब जो है चीजें चेंज होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अ, अगर आप देखेंगे तो वाइकिंग्स प्लस, अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मिडिल एज। ठीक है, तो यहाँ पर वाइकिंग प्लस जो एंगल सैक्सन थे, ये जो एंगल है इसी से आगे चल के एंग्ला लैंड बनता है, फिर इंग्लैंड बनता है, फिर उसी इंग्लैंड से धीरे धीरे इंग्लिश बन रही है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो ये एंग्लो सैक्सन जो है ये दोनों साथ में रह रहे थे, और इन पर जो है अटैक किया जाता है बाय नॉर्मन्स। ठीक है, तो नॉर्मन्स जो रहते हैं वो फ्रेंच रहते हैं, और यहाँ पर 1066 में जो है अटैक किया जाता है इनके ऊपर। बाय whom? बाय विलियम द फर्स्ट। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, विलियम द कॉन्करर बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। ठीक है, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी रहते हैं विलियम द फर्स्ट, ये अटैक करते हैं, एंड ही वॉज फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनकी लैंग्वेज भी क्या होगी, फ्रेंच हो जाएगी। एंड इन्होंने जो है किसके साथ इनकी लड़ाई होती है, हैरोल्ड गॉडविंसन के साथ इनकी लड़ाई होती है। ये भी क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है कि गॉडविंसन। ठीक है, और इन इसमें जीतता कौन है, इसमें विलियम द कॉन्करर जीत जाता है। इसीलिए जो एज है इसका नाम क्या पड़ता है, एंग्लो नॉर्मन एज पड़ता है। आगे बात करते हैं, हैरोल्ड गॉडविंसन जो है वो हार जाता है, ये नाम आपको याद रखना है। आगे बहुत सारे जो है लड़ाइयाँ होती हैं वो भी हम देखेंगे, और यहाँ पर कौन सी लड़ाई हुई है, यहाँ पर लड़ाई हुई है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स की लड़ाई। ठीक है, तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे मिडिल इंग्लिश की तरफ, और उसको मैं एक नए सिरे से आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगी। ऑलराइट।